Good morning, students. Today we are going to discuss about a verb. Before discussing a verb, I want to tell you this is the topic of the parts of speech, and we teach about noun, pronoun and adjective. वर्ब को पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन आप जानते हैं सब, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। हम सब ने नोट्स में इनकी डेफिनेशंस और इसके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रोनाउन जानते ही हो, द वर्ड विच इज यूज्ड इन नाउन, द वर्ड विच इज यूज या इंस्टीट्यूट ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ही, शी, इट, दे। उसके बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव, द वर्ड विच इज क्वालिफाइंग ए नाउन एंड प्रोनाउन, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अभी प्रीवियस चैप्टर एडजेक्टिव का था, जिसमें आपने पहले इसका एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े थे, फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, और सुपरलेटिव डिग्री में एक ग्रुप में से सबसे सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किसी एक को चुना जाता है। फिर हमने उसके चेंज करने के नियम बताए थे, जैसे ई आर और ई एस टी जोड़ करके, जिनके अंत में ई होता है उनको आर और एस टी जोड़ करके, जिनके अंत में वाई होता है वाई को हटाकर आई लगा करके ई आर और ई एस टी जोड़ करके, और वाई के पहले यदि कोई वोवेल हो तो डायरेक्ट ई आर और ई एस टी जोड़ करके। उसके बाद में मोर देन 2 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं तो उसमें मोर और मोस्ट लगा करके, और एक तीसरा तरीका था, 3 तरीके बताए थे, ई आर ई एस टी एक तो, दूसरा इसका तरीका था वो मोर और मोस्ट लगा कर, तीसरा था बिल्कुल डिफरेंट, तीनों की अलग अलग मोर देन 1 बनती है। अब हम बात करते हैं वर्ब, और वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। वर्ब ही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके टेंस में या आपकी लैंग्वेज में। सारा का सारा मैटर डिपेंड करता है वर्ब पे। अब वर्ब है वो बहुत सारे फंक्शन करती है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, फॉर्म के आधार पर, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, फॉर्म के आधार पर, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। कि फॉर्म यानी उसकी बनावट कैसी है, किस आधार पर वो बनी है, वो फॉर्म के आधार पर होता है। और मीनिंग, उसका अर्थ क्या निकलेगा, वो मीनिंग के बेस पे होता है। और वो फंक्शन यानी वो काम क्या करती है उसके आधार पर। फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर वो किस प्रकार का फंक्शन कर रही है। तो देखो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। एज अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, परिभाषा, ए वर्ब इज ए वर्ड used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence। वर्ब वह शब्द होता है या जिसका उपयोग किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, स्थिति यानी एक्शन यानी काम, कर्म, कार्य, स्टेट यानी स्थिति, एंड और ऑक्यूरेंस या उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए, एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, और एक वाक्य के अंदर प्रेडिकेट में, वाक्य के 2 भाग होते हैं, प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में मुख्य भाग के रूप में ये काम में आती है, यानी फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो होता है प्रेडिकेट, उसके अंदर वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सिंपल से सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कि वर्ब इज ए वर्ड विच इज एन एक्शन वर्ड्स, कि वर्ब वो शब्द होते हैं, एक्शन वाले वर्ब होते हैं, जिनमें कोई, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से हमें ये महसूस हो रहा हो कि इससे कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ऑल थिंग्स आर वर्ब। स्टेट, कोई स्थिति का पता चले तो भी वही वर्ब होती है, और प्रेडिकेट में ये मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये आपकी परिभाषा से संबंधित बात कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा देख लीजिए, वर्ब क्या होती है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, स्टेट और ऑक्यूरेंस। किसको डिस्क्राइब करती है? एक्शन, स्टेट, ऑक्यूरेंस, एंड फ्रेमिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं,
एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब से लेकर के लास्ट तक जितना बचा हुआ उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में एक पार्ट होता है सेंटेंस का। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वर्ब्स की टाइप्स को लेकर के। सभी प्रकार के टीचर्स अपने अपने हिसाब से इनको डिस्क्राइब्स करते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं इस बात के लिए किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। लगभग वर्ब्स जो हैं, जितने भी प्रकार से हम वर्ब्स को डिवाइड करने की बात करेंगे वो मूल रूप से 2 ही प्रकार की शो होगी। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। चाहे आप किसी भी आधार पे वर्ब को डिवाइड कर लीजिए, लगभग वो 2 ही प्रकार में जाएगी। 100% नहीं होता है कोई भी चीज़। फिर हम पहली बात कर लेते हैं जो कि हमारे अभी इस लेवल पे सबसे ज़्यादा काम आती है और सबसे महत्वपूर्ण, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अर्थात एक तो क्रिया का मुख्य रूप, जो मुख्य रूप से ये पता चले कि ये क्रिया है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब को टेंस को डिफाइन करने के लिए सहायता करे, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये किस आधार पर बट गई? हेल्प करने के आधार पर। मेन वर्ब अपने आप टेंस को डिफाइन नहीं कर सकती, उसको टेंस को डिफाइन करने के लिए दूसरी वर्ब्स की सहायता लेनी पड़ती है, और जो वर्ब्स सहायता करने का काम करेगी वो हेल्पिंग वर्ब, और जो मुख्य भूमिका में रहेगी वो मेन वर्ब। तो हमारा मुद्दा ये है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टेंस। टेंस के प्रमुख रूप से 2 टाइप होती हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इज दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की सहायता करती है। द वर्ब विच इज हेल्प्स टू मेन वर्ब टू डिफाइन ए टेंस। Those verbs they are helped to main verb to define a tense। वो क्रियाएं जो मेन मुख्य क्रिया की टेंस को निर्धारित करने में सहायता करे वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती। मेन वर्ब जिस शब्द से उस काम का कोई मुख्य कार्य, मेन जो काम जो है वो होना पाया जाए, वो मुख्य क्रिया। अब देखो, मेन वर्ब को हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको, या हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होता है, मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी होता है, लेक्सिकल वर्ब भी होता है, अलग अलग नाम से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। नाम से सुन लेना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के 2 प्रमुख पार्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। कितने प्रकार होते हैं? अब देखो, सबसे बात, हेल्पिंग वर्ब ही अपने आप में क्लोज कैटेगरी का वर्ड है। मेन वर्ब है वो ओपन कैटेगरी का वर्ड है। ओपन कैटेगरी का मतलब होता है संख्याओं में अनिश्चित होना, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या यूं कहें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो लिमिटेड है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की संख्या मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ केवल और केवल 24 होती है। कितनी होती है? 24। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा ही नहीं होनी है। ये 24 को तो हम याद कर सकते हैं, ओपन क्लोज कैटेगरी है, फिक्स है, चॉइस है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये हमेशा एक चीज़ और सिखा देता हूँ इसी के साथ, हेल्पिंग वर्ब, ये चॉइस हेल्पिंग वर्ब ही ऐसी होती है जो अपने बाद नोट लेकर के आता है। नोट कभी अकेला नहीं आता। नोट, इसलिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को 24 हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है उनको नोट का फ्रेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रेंड ऑफ नोट, नोट के मित्र हैं ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स। अब इन 24 को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो याद करना और भी आसान हो जाएगा। पहले तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये अपनी संख्या में 11 होती हैं।
24 में से 11 तो कौन सी हो जाएगी, 24 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, उनमें से 11 तो कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। जैसे इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड। अब याद करने का तरीका देखो, ये इज, आर, एम, वोज, वर मैंने 5 लिखे, इसको बोलते हैं बी वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब। तो इज, आर, एम, वोज, वर यानी बी में 5 होती हैं। फिर हैज वाली आ जाएगी, हैज, हैव और हैड 3। फिर डू वाली डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। तो है वाली वर्ब, डू वाली वर्ब और बी वाली वर्ब 3। फिर इन 11 को भी हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी, पहला तो हो जाएगा बी वर्ब, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी वर्ब, है वर्ब और डू वर्ब। तो बी वर्ब में तो ये आ जाएंगी इज, आर, एम, वोज, वर। है वर्ब में आ जाएगी हैज, हैव और हैड। और डू वर्ब में डू, डज और डिड आ जाएगी। टोटल कितनी होगी, 5 और 6, 3 और 3 6 और 5 11। तो 11 को याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 11, मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या 13। तो 11 और 13 24 हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। अब 11 कौन कौन सी हैं, देखो इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, बी वर्ब, है वर्ब और डू वर्ब। बी वर्ब तो क्या होती है, इज, आर, एम, वोज, वर। और है वर्ब जो होती है हैज, हैव और हैड। फिर डू वर्ब होती है डू, डज और डिड। इस तरीके से टोटल 11 होती है। 11 याद कर लिए, ये 11 की 11 ही टेंस डिफाइनर होती है। टेंस में यही 11 वर्ब्स पढ़ी जाती हैं और इन्हीं के आगे चेंज कर करके कुछ लगा लगा करके उसमें परिवर्तित करके हम पढ़ सकते हैं। दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। वैसे भी मॉडल का एक अलग से टॉपिक ही चलता है, मॉडल हम अलग से पढ़ते हैं। तो मॉडल देखो कैन, ये प्रेजेंट के इधर पास, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought टू। इस तरीके से इनकी संख्या होती है 13। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल कितना हो गया, 24। ये तो आपका बेसिकली हमने कहा था, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हम क्रिया को सबसे मेन आधार पे सहायता करने वाली और मुख्य क्रिया के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये ओपन कैटेगरी क्लास है। कौन सी क्लास है, ओपन कैटेगरी। तो ये अनलिमिटेड होती है। अब देखो अलग अलग आधार पर हम इन क्रियाओं को बांट सकते हैं। अब हमें पता चलता है कि बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की, हम एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है SVOC अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। क्या आता है, एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए एडवर्बियल। SVOC पढ़ते हैं, SVOC का पैटर्न चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। तो ये ऑब्जेक्ट के आधार पर भी हम किसी न किसी तरह से वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रत्येक आधार पर इनका डिवाइडेशन 2 ही प्रकार का होगा, 2 टाइप्स ही होगा। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर भी वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव का इंट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है, देखिए बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखेगी वो ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी वो इंट्रांजिटिव। हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अर्थात जिसके पास कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया और जिसके पास कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया। अब कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब, तो बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब थोड़ा सा
बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव। द वर्ब विच हैव एन ऑब्जेक्ट या द वर्ब विच नीड टू ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है या जो ऑब्जेक्ट रखती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट रखती है या जिसका ऑब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सी, ट्रांजिटिव। ऐसी क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही फंक्शन कर सकती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जिसको अपना फंक्शन करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है या जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है वो ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहली बात क्लियर हो गई कि वर्ब का बेसिस किस, बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का डिवाइडेशन दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो होती है वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखती है या ऑब्जेक्ट का उपयोग करती है वो ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करती है वो इंट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर। अब थोड़ा सा इसका आगे बढ़ लेते हैं कि ट्रांजिटिव कितने प्रकार की हो सकती है, कोई वर्ब कितने ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो देखो जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट रखती है उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मोनो यानी एक, ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट जो रखती है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट रख सकती है उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एग्जांपल देते हैं ना, ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए प्रेजेंट, ही गेव मी ए गिफ्ट। तो गेव मी और मी वाला तो ऑब्जेक्टिव के, तो दो प्रकार के जो होते हैं ऑब्जेक्ट, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब में यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांजिटिव, एक से ज़्यादा यानी दो वर्ब ऑब्जेक्ट हैं तो डाई ट्रांजिटिव, और एक से ज़्यादा वर्ब हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वह वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट रखती है, इंट्रांजिटिव वह वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती। बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती। पहली होती है मोनोट्रांजिटिव जो एक ऑब्जेक्ट रखती है, जो दो ऑब्जेक्ट रखती है वो डाई ट्रांजिटिव, और जो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखती है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, वर्ब का ही छोटा सा एक पार्ट और है। देखिए बेसिस ऑन द फॉर्म, फॉर्म के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉर्म के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉर्म के आधार पर भी वर्ब दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। अब इसी को लोग ये कह देते हैं बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पर जिसका पावर, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इज दैट बेसिस ऑन द फॉर्म, यानी उसकी बनावट कैसी होती है। सर कि मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉर्म के आधार पर, मीनिंग के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। तो अभी ट्रांजिटिव वर्ब वो फंक्शन के आधार पर थी और ये जो है वो फॉर्म के आधार पर है। तो अब रेगुलर जो वर्ब है और इरेगुलर वर्ब वो क्या होती है। बेसिस ऑन द फॉर्म यानी किसी वर्ब की फॉर्म के आधार पर उसको रेगुलर और इरेगुलर कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलर। रेगुलर वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस बाय एडिंग ईडी, यानी रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसमें एडिंग ईडी जोड़ करके, क्या जोड़ करके बनाया जा सकता है, ईडी जोड़ करके बनाया जा सकता है। रेगुलर और इरेगुलर क्या होती है। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ईडी जोड़ करके। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे, क्या जोड़ करके बनाई जाती है, ईडी, वो क्या हो जाती है, रेगुलर। अब बात कर लेते हैं इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन डिफरेंट वे फ्रॉम द एडिंग ईडी। जिन वर्ब्स का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग तरीके से बनता है वो ईडी से नहीं बनता है, जो ईडी लगा करके नहीं बनता है वो इरेगुलर होती है। अब इसको बनाने के भी तीन तरीके होते हैं। रेगुलर में ईडी लगता है,
कौन सी में? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। इर्रेगुलर में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग तरीके से बनती है, उसमें ईडी नहीं लगता, डिफरेंट वे होते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं। देखो, वी डिस्ट्रीब्यूट 3 टाइप्स ऑफ द इर्रेगुलर वर्ब्स। हम इर्रेगुलर वर्ब को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनके आधार पर इसकी स्ट्रक्चर बनती है। देखो, ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम। ऐसी क्रिया जिसके तीनों फॉर्म समान होते हैं, बीट बीट बीट, कट कट कट, रीड रीड रीड, कास्ट कास्ट कास्ट, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। इसकी एक लिस्ट होती है, मैंने एग्जांपल के लिए 2 बता दिए। जिसकी तीनों वर्ब समान हो वो इर्रेगुलर। द 2 ऑफ द फॉर्म्स आर द सेम एज, या उनकी कोई 2 वर्ब समान हो, जैसे बीट बीट बीटन, फर्स्ट और सेकंड समान है, थर्ड अलग है। बिकम बिकेम बिकम, फर्स्ट एंड थर्ड समान है, सेकंड अलग है। ब्लीड ब्लेड ब्लेड, फर्स्ट अलग है, सेकंड और थर्ड सेम है। ब्रिंग अलग है, ब्राउट एंड ब्राउट, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड अलग अलग है। तो 2 फॉर्म ऑफ द वर्ब आर सेम, जिस क्रिया के 2 रूप समान होते हैं, वो एक तरीका। फिर हम तीसरा तरीका देखते हैं, ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। अब देखो, याद करने के 3 तरीके बताएं, जिसमें एक तो तीनों समान और एक तीनों अलग, और एक में 2 समान हो जाए। तो पहला है ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम, तीनों समान हो। 2 ऑफ द फॉर्म्स आर द सेम, 2 समान हो। या ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, या तीनों की तीनों फॉर्म अलग हो। जैसे बी वर्ब, बी में आता है इज आर एम, पास्ट सेकंड पास्ट में आ जाएगा वोज वर, और थर्ड फॉर्म में आ जाएगा बीन। डू का देख लो, डू डिड डन, गो वेंट गॉन, ड्रिंक ड्रंक ड्रंकन। इस तरीके से आप ये वर्ब की फॉर्म्स अपनी नोटबुक में उतार करके अच्छे से लिख करके याद करेंगे, और इसे एज ए होमवर्क के रूप में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।